नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। ट्रांसपोर्ट के तौर तरीकों का कायाकल्प करने जा रही है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर की अवधारणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का किया शुभारंभ। कंटेनर वेसल चलने से सीधे बंगाल की खाड़ी से जुड़ा उत्तर भारत। जलमार्ग से समय और पैसे की होगी बचत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 70% से अधिक मतदान। नहीं दिखा नक्सली धमकियों का असर। ईवीएम में कैद हुई मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत 190 उम्मीदवारों की किस्मत। फ्रांस से 36 रफेल विमान खरीदने के लिए हुआ प्रक्रिया का पूरा पालन। 1 साल तक चली बातचीत के बाद सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दी मंजूरी। सरकार ने कीमतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दी जानकारी। एक साल के सबसे निचले स्तर पर खुदरा महंगाई। सितंबर के 3.7% के मुकाबले अक्टूबर में 3.31%। सितंबर में 4.5% के दर से बढ़ा औद्योगिक उत्पादन। दिवंगत केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के अंतिम दर्शन के लिए बेंगलुरु आवास पर उमड़ा समर्थकों का हुजूम। राजकीय सम्मान के साथ कल होगा अंतिम संस्कार। आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को करोड़ों रुपए की कई विकास योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वाराणसी और देश इस बात का गवाह बन रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अवधारणा कैसे ट्रांसपोर्ट के तरीकों को बदलने जा रही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकारों का पूरा जोर विकास पर है और देश में अब केवल विकास की बात होगी। भाजपा की अगुवाई में चल रही सरकारों के लिए देश और देशवासियों का विकास यही हमारा सब कुछ है। अब देश सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति चाहता है। जनता अपने फैसले विकास देख करके करती है, वोट बैंक की राजनीति देख करके नहीं करती है। प्रधानमंत्री ने आज बाबतपुर हवाई अड्डे से शहर को जोड़ने वाली सड़क, रिंग रोड कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट और बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने से जुड़ी परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने गंगा नदी के संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 800 करोड़ रुपए के ज्यादा की लागत से बाबतपुर एयरपोर्ट को शहर से जोड़ने वाली सड़क ना सिर्फ चौड़ी हो गई है, 4 लेन की हो गई है, बल्कि देश विदेश के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी है। इस सड़क से काशी वासियों का, यहां आने वाले पर्यटकों का समय तो बचेगा ही, जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ तक की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पहले इनलैंड वाटरवे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कंटेनर वेसल चलने से जहां उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी से जुड़ गया, वहीं से प्रदूषण से राहत, रोजगार और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। देखिए इस जलमार्ग से कितनी मदद होने वाली है। सड़क पर भीड़ भी कम होगी, ईंधन का खर्च भी कम होगा और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। इस वाटरवे से उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल यानी एक प्रकार से पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्से को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।
और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के रामनगर में गंगा पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के मल्टी मॉडल टर्मिनल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने मोबाइल हार्बर क्रेन के जरिए पहले कार्गो कंटेनर को भी उतारा। RN टैगोर पोत के जरिए कोलकाता से पहले कार्गो को यहां पर लाया गया है। गंगा नदी पर बने पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। वाराणसी से हल्दिया देश का पहला इनलैंड वाटरवे है। इस पर 4 मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी, साहिबगंज, गाजीपुर और हल्दिया बनाए जा रहे हैं। करीब 1,500 किलोमीटर लंबे गंगा नदी जलमार्ग से वाराणसी से हल्दिया के बीच माल ढुलाई आसान होगी। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जलमार्ग विकास परियोजना के तहत इसे तैयार किया गया है। और इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं नूतन गुहा, विश्वास हैं पूर्व अध्यक्ष जलमार्ग प्राधिकरण से। नूतन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। एक लंबे अरसे से चर्चाएं होती थी इनलैंड वाटरवे को लेकर, और अब जबकि पहला टर्मिनल जिसका आगाज हुआ और अब एक शुरुआत हुई है, इसे आप कैसे देखती हैं और पोटेंशियल के नजरिए से क्या है इसका भविष्य? मैं तो मानती हूँ कि ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है जब प्रधानमंत्री ने मल्टी मॉडल टर्मिनल का यहाँ पर जो कंटेनर आई है उसका आगमन किया है। ये गंगा पे जो इनलैंड वाटरवेज का प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड बैंक के तहत है और ये हल्दिया से वाराणसी तक जाता है। इसके बीच में 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स हैं। मल्टी मॉडल का मतलब ये है कि जो व्यापार है वो नदी से हो सकता है, रोड से हो सकता है और रेल से हो सकता है। यहाँ पे रेलवे टर्मिनल भी बनेगा, उसकी साइडिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे वाराणसी में, साहिबगंज में और हल्दिया में ये तीनों मल्टी मॉडल टर्मिनल्स हैं और गाजीपुर में खाली रोड और नदी का है। अभी तक जो माल जाता है, अभी भी माल जाता है गंगा के ऊपर शिप से, बोट से, अभी तक करीब 6 मिलियन टन्स जाता है। लेकिन हमारा ये अंदाज है कि जब ये इनलैंड वाटरवेज पूरा कंप्लीट हो जाए, ये प्रोजेक्ट जिसमें कि टर्मिनल की है, ड्रेजिंग का भी काम होगा और फरक्का में जो लॉक है नया लॉक भी बनेगा, तो करीब 21 मिलियन टन्स का कार्गो जा सकेगा। और इसकी अगर जोड़ हम कर देते हैं जो कि इंडियन बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से वाया बांग्लादेश टू असम, और ये पूरा धुबरी से सादिया तक जाएगा, वहां पर भी जो ब्रह्मपुत्रा पे इनलैंड वाटरवेज है उसको जोड़ेगा, तो आप मान लीजिए कि व्यापार को कितनी सुविधा हो जाएगी अगर बनारस से सामान चढ़ा और बिल्कुल धुबरी असम तक चला गया। तो इसमें टाइम की किस तरीके से बचत देखती हैं, और फाइनेंशियली अगर कहें तो कितना बड़ा एक प्रॉफिट के नज़रिए से, और सामान के पहुंचने में जो दिक्कतें आती थी, अलग अलग जगहों पर शिपमेंट को चेंज करना, ये सब मैं कहूँ कि जो बड़े पेज थे वो ख़त्म हो जाएंगे इसके ज़रिए? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़े पेज खत्म हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी सुविधा हो जाएगी। एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा लोगों को व्यापार करने का। अभी जैसे रोड और रेल है, रेल में क्या हो जाती है कि बहुत लोगों को रेक नहीं मिल पाता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, जिससे कि कॉस्ट की बढ़ोतरी होती है। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट एट द मोमेंट, लेकिन बिकॉज अभी अब आप देख रहे हो कि दिल्ली में कितनी पोल्यूशन है, कितने ट्रक्स को बाहर रोक दिया गया है, तो कितनी समय की खपत हो रही है, पोल्यूशन की हो रही है, ये सब चीज़ कम हो जाएंगी। अगर हम देखते हैं कि कॉस्ट क्या होता है नदी पे जाने से, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1/10 लेस देन द रोड एंड द रेल। रेल का थोड़ा सा और कम होता है, लेकिन ये तभी होगा जब सारे मोड कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपका टर्मिनल बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हो जाएगा। वहाँ पर जो सामान चढ़ेगा बोट पे और उतरेगा, दैट विल बी मैकेनिकल और शिप से जाएगा, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी आ जाए। क्योंकि अभी क्या होगा कि हम बनारस से हल्दिया तक भेजेंगे, लेकिन हल्दिया तक तो सामान नहीं जाएगा ना, उसके आगे जाएगा, तो ये कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। तो यस, इसमें पोल्यूशन भी कम होगा, इट इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। और जो चैलेंजेस की बात, जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी उससे पहले बहुत तरह के चैलेंजेस की बात हो रही थी। नदियों में पानी की जो उनका स्पीड की बात है, लेवल की बात है, और इसके साथ साथ जो दूसरे इंटरनेशनली जैसे अगर देखें दुनिया के देशों में जो मॉडल अपनाए गए हैं, वहाँ पर जो आपने कहा कि ऑल मोड जो फैसिलिटी है वो आपको टर्मिनल पे शुरू करनी पड़ेगी। फिलहाल चैलेंजेस जो हमने मीट आउट की हैं, लेकिन क्या अभी भी बड़ी चैलेंजेस आप देखती हैं जिसको हमें अभी मीट आउट करना बाकी होगा, अगर इसे और हम विस्तार देते हैं? देखिए, चैलेंजेस में सबसे बड़ी तो मैं चैलेंज ये कहूँगी कि जो आपने कहा, नदी में पानी की
पूरी कमी हो जाती है। मॉनसून के अलावा बाकी समय में उतना पानी नहीं रहता है, तो इसकी नदी की ड्रेजिंग करनी होगी। ये कि आप एक चैनल बनाएंगे जो कि कांस्टेंट 12 मंथ्स उसमें पानी रहेगा इतना कि 1000 to 2000 टन्स के बोट्स जा सकें। तो उसमें थोड़ी हमें चैलेंजेस फेस करनी पड़ी थी, थोड़ी एनवायरमेंटल इश्यूज थे। हमें ये उनको बताना पड़ा था कि इसमें हम सब जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं हम सब ध्यान रख कर ही इसका काम करेंगे। तो एक तो ये बड़ी चैलेंज थी। दूसरी चैलेंज थी जो मैंने पहले आपसे बात की कि जो सामान आता है वो खाली लैंड से नदी से नहीं जा सकता है, उसमें लैंड पे भी जोड़ करना पड़ेगा। आपको सेंटर पे लानी पड़ेगी। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक फ्रेट हब बनाने की बात हुई है वाराणसी में, कि सारा जो प्रोडक्ट्स है आ जाएगा, वहाँ वो एग्रीगेट होगा, एक साथ जुड़ेगा और उसको कंटेनर पे लोड करके नदी से भेजा जाएगा। तो ये फ्रेट हब हम वाराणसी में बनाएंगे, साहबगंज में भी बनाएंगे और हल्दिया में बनाएंगे, जिससे कि सारे कॉस्ट इकोनॉमी आपकी इफेक्टिव हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नूतन जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। धन्यवाद। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और खबर। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे। पेपरलेस बनने की ओर अग्रसर है देश के विधायी निकाय। हिमाचल विधानसभा की सफलता से जगी नई उम्मीदें। हिमाचल प्रदेश ने ई विधान के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रश्न वो सब के सब ऑनलाइन आते हैं और हम उनको अपने कंप्यूटर टेबल के ऊपर पूरी तरह से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं। आरटी के उपयोग से घटेंगी भौगोलिक दूरियां। नई तकनीकों से लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिलेगी नई ताकत। ई विधान पर राज्यसभा टीवी की खास पड़ताल। और अब बात चुनावी खबरों की। छत्तीसगढ़ में नक्सल पीड़ित 8 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया है। नक्सलियों की धमकी के बावजूद लोगों ने जमकर मतदान किया। पहले दौर में 70% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह मतदान कुछ धीमा रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ इसमें रफ्तार पकड़ी। बस्तर संभाग की 9 और राजनांदगांव की 1 सीट पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर दोपहर 3 बजे खत्म हो गया। बाकी 8 सीटों पर वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। कुछ जगहों पर ईवीएम और वीवीपैट में खराबी की खबरें आई, जिन्हें बदला गया। We have received the turnout is on an average 70%, and we hope that the turnout would probably match the polling turnout last time or maybe exceed. The exact turnout will come out probably late in the night, and some of the places maybe that by tomorrow morning. वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के चुनाव के लिए अब प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी के पक्ष में लोग वोट डालें और दूसरे दौर में छत्तीसगढ़ में 72 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। अध्यक्ष जी, आज छत्तीसगढ़ में बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का हमें लगातार सौभाग्य मिलता है। उसका एक कारण यहां के जनता जनार्दन और सरकार के बीच में संगठन के कार्यकर्ताओं की मजबूत कड़ी है,
जो सरकार के काम कार्यक्रमों को जन जन तक ले जाते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी होने के साथ आज से नामांकन का काम शुरू हो गया। 19 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल हो सकते हैं। राज्य में मतदान एक चरण में 7 दिसंबर को होगा। टीआरएस जहां पर से सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन भी बाजी जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले टीआरएस सरकार की सिफारिश पर 6 सितंबर को 119 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से 8 महीने पहले ही भंग कर दी गई थी। उधर राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सूचना के साथ आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर है और नामांकन पत्रों की जांच 20 तक होगी और 22 तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। राज्य में 7 दिसंबर को मतदान होगा। इस बीच बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 131 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। रविवार शाम को दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को स्वीकृति दी गई। 131 नामों में 12 महिलाएं और 25 नए चेहरों को जगह दी गई है। 131 सीटों की अभी घोषणा हुई है और जिसको हमने आपके सामने लिस्ट जारी की है। बाकियों पर चर्चा हुई है, जल्द ही उसको भी हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। चुनाव की दृष्टि से बहुत सी बातों को देख करके चुनाव की स्ट्रैटेजी बनती है। उसमें सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए, रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और नए लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संपूर्णता में विचार किया जाता है और संपूर्णता में इसका फैसला किया। लगभग सभी सीटों पर चर्चा हो गई है और इसके कुछ फैसले होने, बहुत जल्द इसके बारे में फैसले करेंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के पहले दौर के मतदान में बाधा डालने की कोशिश को नाकाम कर दिया। बाजीपुर जिले में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। सीआरपीएफ के बम निरोधी दस्ते ने बीजापुर जिले के बी मतदान केंद्र के पास से 3 आईडी बरामद किए। वहीं दंतेवाड़ा जिले में काटे कल्याण इलाके में माओवादियों ने दहशत फैलाने के लिए आज सुबह धमाका किया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक याचिकाकर्ता को दस्तावेज सौंपे, जिसमें सौदे से जुड़ी जानकारियां सील बंद लिफाफे में मुहैया कराई गई। सरकार ने दस्तावेज में जानकारी दी है कि राफेल विमान सौदे में प्रक्रिया के तहत किया गया और सौदा करने से पहले रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी ली गई थी, जिसके बाद भारतीय दल ने फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत की। सरकार ने यह भी कहा कि फ्रांसीसी पक्ष के साथ भारत की बातचीत तकरीबन 1 साल चली और समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की भी मंजूरी ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को ही सुनवाई के दौरान केंद्र से राफेल सौदे से जुड़ी जानकारी देने के लिए कहा था। इस दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि विमानों की कीमत का खुलासा करना संभव नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पीठ से केंद्र सरकार से कहा कि वो कीमतों का खुलासा करने में आ रही परेशानियों पर हलफनामा दायर करें। मामले की अगली सुनवाई बुधवार यानी 14 नवंबर को होगी। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 1 साल के निचले स्तर पर चली गई। अक्टूबर में ये दर 3.31% रही, जबकि सितंबर में खुदरा महंगाई दर 3.7% थी। पिछले महीने खाने पीने के सामान के दाम में गिरावट आई। सब्जियों की कीमत में 8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। फलों की कीमतों में भी 1.12% की कमी आई। इसके अलावा अनाज, अंडे और दूध की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं सितंबर में औद्योगिक उत्पादन 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। सितंबर में आईपी की वृद्धि दर 4.5% रही, जबकि अगस्त में ये दर 4.6% थी। जून और जुलाई में वृद्धि दर 6% से भी अधिक थी। हालांकि पिछले साल सितंबर में आईपी की दर 4.1 थी। खराब प्रदर्शन माइनिंग सेक्टर का रहा। सितंबर में इस सेक्टर की वृद्धि दर महज 0.2% रही। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि दर 4.6% रही। सितंबर में बिजली उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। पेरिस की 3 दिनों की यात्रा से लौटे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस दौरे को
काफ़ी अहम बताया। उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत में अपने दौरे को लेकर जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के समापन की 100वीं बरसी रविवार को मनाई गई और इस मौके पर पेरिस में आयोजित कार्यक्रम में जर्मनी, रूस और अमेरिका समेत 70 देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेताओं से बातचीत भी हुई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज की दुनिया में अधिकतर देश एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसीलिए बहुलवाद निर्णय लेने से लेकर विवादों के समाधान का सबसे अहम जरिया साबित हो रहा है। But there is a need to further strengthening multilateralism as a platform to explore the common challenges and find out common solutions. India conveyed to them that has been steadfast in adhering to the high principles of guiding welfare of the humanity across the territories, and it was epitomized in the sacrifice of brave Indian soldiers of battle 100 years ago. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। दिवंगत नेता का पार्थिव शरीर उनके आवास पर श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है। मंगलवार को सुबह 8 बजे उनका पार्थिव शरीर जगन्नाथ भवन प्रदेश बीजेपी कार्यालय ले जाया जाएगा, जहां पार्टी नेता और कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर को आम जनता के अंतिम दर्शनों के लिए नेशनल कॉलेज ग्राउंड में रखा जाएगा। बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेंगलुरु में एक प्राइवेट अस्पताल में 59 साल की उम्र में सोमवार रात करीब 2 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अनंत कुमार लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और पिछले कई दिनों से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वो केंद्र सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ ही संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। दिवंगत केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के सम्मान में आज देश भर में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। कर्नाटक की सरकार ने भी आज से 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया और उनके सम्मान में कर्नाटक में आज छुट्टी रही। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन से देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत राजनीति जगत की दिग्गज हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि अनंत कुमार का निधन देश और खासकर कर्नाटक के लोगों के लिए बड़ी क्षति है। राष्ट्रपति ने उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि अनंत कुमार छात्र आंदोलन से लेकर संसद तक उनके सहयोगी रहे। उपराष्ट्रपति ने अनंत कुमार को समर्पित नेता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अनंत कुमार एक असाधारण नेता थे और वो कम उम्र में ही समाज की सेवा के लिए सार्वजनिक जीवन में आ गए। वो हमेशा अच्छे कामों के लिए याद किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अनंत कुमार को एक सक्षम प्रशासक बताते हुए कहा कि उन्होंने कई मंत्रालयों का पदभार संभाला। वो भाजपा संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। खासकर कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जी जान से काम किया और अपने क्षेत्र में हमेशा सर्वसुलभ रहते थे। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते आते केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के जीवन सफर पर उन्हें श्रद्धांजलि के साथ। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का जन्म 22 जुलाई 1959 को बेंगलुरु में हुआ। उन्होंने हुबली के केएस आर्ट्स कॉलेज से बीए और जेएसएस लॉ कॉलेज से एलएलबी की शिक्षा हासिल की। छात्र जीवन में ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। 1982 से 1985 तक एबीवीपी के प्रदेश सचिव और 1985 से 1987 तक राष्ट्रीय सचिव रहे। 1987 से 1988 तक उन्होंने बीजेपी सचिव का कार्यभार संभाला। 1988 में वो कर्नाटक बीजेपी के महासचिव बने और 1995 तक इस पद पर रहे। 1995 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने और 1998 तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। 26 जून 2003 को वो कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बने और नवंबर 2004 में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए।
अनंत कुमार केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्रियों में से एक थे। अनंत कुमार ने बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट का 6 बार प्रतिनिधित्व किया। 1996 में उन्होंने इस सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और जीता। फिर इसके बाद उन्होंने 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में इसी सीट से जीत हासिल की। मार्च 1998 में वो केंद्रीय मंत्री बने और नागर विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। जनवरी 1999 से अक्टूबर 1999 तक उन्हें पर्यटन मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। 13 अक्टूबर 1999 से 2 फरवरी 2000 तक वो केंद्रीय संस्कृति, युवा कार्य और खेल मंत्री भी रहे। 2 फरवरी 2000 से 1 सितंबर 2001 तक उन्होंने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा संभाला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के साथ शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय सौंपा गया। 5 जुलाई 2016 को उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ ही संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया।